एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर पिछले 24 घंटे में जमकर हमले किए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के 85 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर उसने हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान पर पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला किया है। और इन सब के हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनके मुताबिक सीज फायर टूट चुका है, यानी लंबी जद्दोजहद के बाद जो शांति समझौते के हस्तक्षेप किए गए थे, एमओयू किया गया था, वो खत्म हो चुका है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इन सब की जड़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी छोर से गुजर रहे थे, जिस पर ईरान के सेना ने, नेवी ने वहां पे हमला कर दिया। अमेरिका बौखला गया। अमेरिका का कहना था कि आपने जो एमओयू किया था उसका ये सरासर उल्लंघन है, जो आपने समझौता किया था उसका उल्लंघन है। नतीजा अमेरिका ने जमकर ईरान पर हमला किया। ईरान ने बदले की कार्रवाई की और खाड़ी के देशों में जितने भी सैन्य ठिकाने थे उस पर 25 ठिकानों पर हमले कर दिए। 24 घंटे तक लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई देती रही, धमाके सुनाई देते रहे। और उसके कुछ ही घंटे बाद नाटो की बैठक से पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ईरान की जो शासक हैं वो बहुत ही गंदे इंसान हैं, बीमार इंसान हैं। उनके साथ बातचीत करके हमने काफ़ी समय बर्बाद कर लिया है और अब और बड़े हमले की तैयारी यहाँ पर है। अब इन दोनों तरफ से बयानों के बीच इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या 28 फरवरी को जो दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था वो वापस से वहीं हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, या फिर शांति समझौते के बाद जो एक तरह से आफ्टर शॉक आता है, कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है? और अगर ऐसा कुछ है तो हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें भी इस घटना के बाद तुरंत अचानक से काफ़ी 3 से 4% तक बढ़ गई है। तो सबके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले बयान में यह भी कह डाला है कि एक बार फिर से वो ईरान से आने वाले तेल जहाज़ों पर नाकाबंदी फिर से कर सकते हैं, जो कि शांति समझौते के तहत उन्होंने हटाने की बात की थी। यानी स्थिति वापस से क्या यू टर्न ले रहा है क्या? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, पूर्व विदेश सचिव शशांक सर, जियो पॉलिटिकल और एक ऑयल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट धीरज कौल साहब, ईरान की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर नज़र अब्बास रिजवी साहब और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब। आप सभी मेहमानों का जिन्होंने जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अगर नरेंद्र तनेजा साहब जुड़ चुके हो तो वहीं से मैं करना चाहूँगा। नरेंद्र तनेजा साहब, 28 फरवरी और अभी में क्या अंतर है? नहीं, देखिए मैं अभी तुलना नहीं करूंगा। देखिए, 2 बातें स्पष्ट आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि ट्रंप साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो बातचीत चल रही है, आपको पता ही है कि उनके 2 खास नुमाइंदे हैं और ईरान का विदेश मंत्रालय और आईआरजीसी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी बातचीत अभी भी चल रही है। ट्रंप साहब के बयान आ रहे हैं। जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये हो कि ईरान जो है लिखित गारंटी दे के वो कभी आणविक हथियार नहीं बनाएगा। और ईरान का कहना है इस तरह का वादा उन्होंने कोई एमओयू में नहीं किया है, ना उस वक्त उन्होंने किया था। तो इसको लेकर के ईरान जो है उसका रवैया ये है कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं करी जा सकती, ऐसी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। और जबकि इसी मुद्दे को लेकर के ट्रंप साहब जी अपने आवाम के पास भी गए थे, पूरी दुनिया के सामने कहा था भाई हम तो इसीलिए हमला किया है कि जो आणविक हथियार वो बनाने वाले हैं और उसको हम रोकना चाहते हैं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने हमेशा कहा है कि ये जो आपने एमओयू साइन किया है इससे ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, इससे ईरान और ताकतवर हो जाएगा, इजराइल के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी और अमेरिका के जो हित हैं मध्य पूर्व के अंदर या जिसे हम पश्चिम एशिया बोलते हैं वो काफी खतरे में आ जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि हमने जो कि भाई इजराइल का जो मत है इस विषय को लेकर के और इजराइल के जो तमाम समर्थक हैं अमरीकी राजधानी में, अमरीकी बिजनेस में, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में, उनका दबदबा बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए परेशानी, एक तरफ तो ईरान का राजी ना होना और दूसरी तरफ जो प्रो इजराइल लॉबी आप उसको बोले जिस नाम से बुलाएं, उनका जो है जो ये बात कि भाई इस एमओयू का कोई अर्थ नहीं है, उसका कहीं ना कहीं उसे ट्रैक्शन मिलना, उसको वजन ज्यादा मिलना। तो इसको लेकर के वो दोनों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ से परेशान नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से साफ ये दिख रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने जो है नेतन्याहू जी के बारे में, जो वहां के प्रधान, बहुत सारी बातें कही हैं और अब वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें किसके बारे में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एर्डोगान के बारे में, जो जो वहां के स्ट्रांग मैन है टर्की के या तुर्की के।
अब इसका मतलब ये हुआ है कि काफी कंफ्यूजन है, तो अभी किसी जल्दबाजी में मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा और दिन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या कहते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, ट्रम्प साहब करते क्या हैं उस पर जाना चाहिए। अभी तो बयानबाजी हुई है। अब देखना यह है कि रात का उन्होंने धमकी दी है कि रात को भारी हमले कर सकते हैं और जो नाकेबंदी दोबारा लेके आ सकते हैं, क्या ऐसा होता है? तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो वो कहते क्या हैं, वो एक उसको बहुत ज्यादा तवज्जो में नहीं दूंगा, वो करते क्या हैं आने वाले दिनों में वो देखना पड़ेगा। वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, दोनों में एक अंतर है। देखना होगा जो उन्होंने कहा है वो किया है कि नहीं। लेकिन जो कहा है उससे पहले कुछ हद तक वो कर भी चुके हैं। नरेश कौशिक साहब हमला कर चुके हैं और कह रहे हैं कि 20 गुना ज्यादा तेज हमला, हमने जोरदार हमला किया है इस बार। लेकिन जिसकी बात कर रहे थे नरेंद्र तनेजा सर कि किसी भी कीमत पर यह लिखित गारंटी देने को तैयार नहीं है ईरान कि हम पर आणविक हथियार नहीं रखेंगे। लेकिन ये सारी बातें तो आपको तभी कर लेनी चाहिए थी जब आप एमओयू साइन करने जा रहे थे। जब एमओयू कर रहे थे तो उसके तहत जो भाषा आपने लिखी, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भाषा लिखी हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन के बारे में आपने भाषा लिखी हो, भाषा ही अपने आप में काफी लचीला था, जिसका ग्रे एरिया काफी था। वहां भी कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। शायद वही कंफ्यूजन की जड़ है। नरेश वो कौशिक सर, दरअसल वो जो मेमोरेंडम जो इन्होंने साइन किया है वो इंटरिम मेमोरेंडम था, और उसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान को रियायत भी दे दी, यानी उनको तेल बेचने की सबसे पहले अनुमति दे दी, जिससे ईरान का पलड़ा और थोड़ा सा भारी हो गया। और ईरान के साथ तो ये हुआ, लेकिन अमेरिका में इस मेमोरेंडम की बहुत भर्त्सना हुई, जैसा कि जो है नरेंद्र जी ने बताया भी। लेकिन जो असली जो मुद्दा है वो है, ईरान किसी भी तरह से समझौता करने की स्थिति में नहीं है, नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका अपर हैंड है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने ताकत से कुछ ज्यादा ताकत दिखाता हुआ दिख रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान के अंदर जो है काफी टकराव जैसी स्थिति जो है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले ये जो हमला हुआ, इससे 3-4 दिन पहले यानी पिछले शुक्रवार को ईरान के जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि उनके मुख्य वार्ताकार भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये खुला रहना चाहिए, इसमें ईरान का हित है। लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान के अंदर जो कंजर्वेटिव क्लरिक्स हैं, उन्हीं के बयान आए, और एक साहब ने तो जुम्मे की नमाज के बाद में ये बिल्कुल कहा कि ये सब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। और ये जिस तरह से अमेरिका वहां से हमसे बिना पूछे वहां से जहाज जाने देना जा रहा है, ये हमें रोकना होगा। और उसके तुरंत बाद आप ये देखिए कि ईरान के हमले होते हैं वहां पर 3 जहाजों पर, और इन 3 जहाजों पर हमला हुआ है, उसमें एक कतर का भी एक जहाज है। और कतर वो देश है जो कि फिर से मध्यस्थता कर रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में। तो उसकी भी स्थिति काफी डावाडोल हो गई है। असल में जो समस्या हो रही है, ईरान के अंदर जो माहौल है वो काफी ये चीजें करने के लिए मजबूर कर रहा है। वहां पर जो गर्मपंथी जो लोग हैं, जो उग्रवादी लोग हैं, वो किसी समझौते के पक्ष में नहीं है, ना तो वो इसमें कोई समझौता होने देना चाहते हैं किसी तरह का, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला है, ना कि न्यूक्लियर मामले पर। आपको याद होगा ये जो सीज फायर जो हुआ था, जो ये समझौता भी जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ट्रंप के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लीवरेज ईरान छोड़ना नहीं चाहता, बावजूद इसके कि सरकार के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि ईरान के हित में है कि हम कोई समझौता करें। और उसी लिए उन्होंने हामी भी भरी थी और साइन भी किए थे ईरान के राष्ट्रपति ने। लेकिन ईरान के अंदर जो माहौल है उसकी वजह से, और इसमें यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय वहां पर जो कि खमेनेई साहब का जो फ्यूनरल चल रहा है, उसके अंदर वहां पर जिस तरह से माहौल बना है, वहां पर अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ तो नारे लगे ही हैं। ईरान के अपने जो नरमपंथी नेता हैं उनको भी ट्रेटर कहकर, यानी उनको जो है ये कहा कि आप गद्दार हैं,
आप ये ईरान के अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। तो सच ये है कि ईरान की जो सरकार है वो काफी दबाव में है, और ये जो है बहुत ये अच्छी एक बात बड़ी नहीं बात, है हाँ, इस ये बड़ी संबंध बात में। आपने कही कि ईरान के जो नरमपंथी नेता है उनके खिलाफ वहां पे लोगों की नाराजगी आ रही है, और शायद ये भी एक वजह हो कि वहां के 3 जहाज़ों पर जो हमले किए गए हैं। दरअसल हमारे पास 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। धीरज कौल साहब, चूंकि कई सवाल आपके लिए भी आएंगे, तो अभी मैं पहले तो ईरान से चलते हैं। नज़र अब्बास रिजवी साहब हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। ईरान की अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के हैं। फिर आपके पास आता हूँ धीरज कौल साहब। तो रिजवी साहब, ये जो अभी कह रहे हैं नरेश कौशिक साहब, ये कितना आपको वाजिब नज़र आ रहा है कि जिस तरह से दस्तखत किए गए एमओयू के ऊपर, तो इसमें ईरान के नरमपंथी नेताओं को लेकर एक नाराजगी, इतना ज़्यादा आसानी से सब कुछ छोड़ने को ईरान तैयार नहीं है, और यही वजह है कि बार बार हमले जैसी बातें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो फ्यूनरल यहाँ चल रहा है, और वो 4 जुलाई बल्कि 3 जुलाई से शुरू हुआ, अब तक इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की है। आज इराक में फ्यूनरल चल रहा है, वहाँ पे भी तकरीबन जो है 10 मिलियन 1 करोड़ के नजदीक जो है तादाद में लोग शामिल हुए हैं। ये सब बताता है, ये दर्शाता है कि जो बात कही जाती थी कि आयतुल्लाह खामनेई को जो है वो जनता पसंद नहीं करती है, आयतुल्लाह खामनेई एक डिक्टेटर है, ये सारा नैरेटिव खराब हो गया है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। उसको लग रहा था कि हमने जो अटैक किया 28 फरवरी को ईरान के ऊपर और आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट किया, तो हमने दुनिया को ये तस्वीर दिखाई कि हमने एक क्रूर शासक को कत्ल कर दिया है। लेकिन दुनिया आज ये तस्वीरें देख रही है कि इतनी बड़ी तादाद में ऐतिहासिक जो यहाँ जनाजा उठ रहा है, इंसानियत की तारीख में इस तरह का जनाजा आज तक नहीं उठा। तो अब ये नया एक नैरेटिव आ गया है कि यहाँ पे नरमपंथी है और चरमपंथी है। यहाँ की आवाम ये कह रही है कि जिसने हमारे रहबर को शहीद किया उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये कोई नाइंसाफी वाली बात है? क्या ये कोई बेजा बात है? ट्रंप जब चाहे यहाँ पे आके किसी बुजुर्ग को कत्ल कर दे और उसके बाद अपनी शर्तों पे आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दो, खोल दो, या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो। ये कौन सी इंसाफ की बात है? ट्रंप ने ये जंग को शुरू की है, ईरान ने इस जंग को नहीं शुरू किया है। ईरान ने कहा है कि हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक की बात एमओयू की है, एमओयू के मुख्तलिफ जो पॉइंट जो वॉल्यूशन किया गया, सबसे पहला पॉइंट था कि लेबनान के अंदर जो है वो इजराइल वापस निकलेगा, वहां पे हिंसा रुकेगी, लेकिन वहां हिंसा नहीं रुकी। जो फ्रोजन एसेट्स के वापस करने की बात थी, अभी तक फ्रोजन एसेट ईरान को नहीं मिले हैं। उसमें लिखा था कि अमेरिका थ्रेटनिंग नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा ईरान को। पहले दिन से जो है धमकी दी जा रही है। तो एमओयू के वॉल्यूशन लगातार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। उसी एमओयू में लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल ईरान का रहेगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, इस पे साइन किया गया था। तो किसी भी नेगोशिएशन को पूरा ना करना, किसी भी नेगोशिएशन के बीच में आके धोखा देना, ये प्रवृत्ति है ट्रंप की। और अफसोस की बात है कि हमारे साथ एक जो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ईरान के अंदर चरमपंथी है, 2 करोड़ से ज्यादा सड़कों पे लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि जिसने भी रहबर को कत्ल किया है, असैसिनेट किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर एक मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने आसानी से उग्रवादी कह दिया, वाकई शर्म की बात है कि किसी मुल्क की जनता को इस तरह से उल्टे सीधे अल्काब से नवाजा जाए। ये बात किसी तरह से भी जायज नहीं है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता आके कह रही है कि हमें ट्रंप से और नेतन्याहू से बदला लेना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे जंग शुरू किया। पिछले साल भी नेगोशिएशन के टेबल पे ईरान था, उस वक्त भी हमला किया गया। इस बार भी नेगोशिएशन के दौरान जो है हमला किया गया। अब ईरान अगर ये कह रहा है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेक करेंगे, हमारी देखरेख से गुजरना चाहिए, तो ये कहीं से भी नाजायज बात नहीं है। नाजायज बात इस वक्त जो है अमेरिका कर रहा है। देखिए, ये बात जब क्लियर हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जो है वो ईरान की हमआहंगी से, ईरान की कोऑर्डिनेशन से निकलेंगे, तो बार बार ये कोशिश करना कि ओमान की साइड से जहाजों को निकाला जाए, ये दर्शाता है कि जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इस बार ईरान ने ये ठान लिया है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के वो पीछे नहीं हटेगा। जहां तक ये बात कही जा रही है कि नरमपंथी है, चरमपंथी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सब लोग कोऑर्डिनेटर एक साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेती है कि इस डायरेक्शन में बात आगे बढ़नी है। लेकिन जब एमओयू के मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट से वॉल्यूशन होगा, तो ईरान भी जो है वो आगे इस एमओयू को कबूल नहीं करेगा, और अपने हितों के लिए ईरान डटा रहेगा, चाहे उसके लिए उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ना हो। कौल साहब, कौन एमओयू से पीछे हट रहा है, ईरान या अमेरिका? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, आपके पैनलिस्ट को नमस्कार एंड ऑल योर दर्शक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किए गए। पहली बात तो इस टाइम जो ईरान कर रहा है
वो अमेरिकन इंटरेस्ट को तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन लोकल जो गल्फ की इकोनॉमीज हैं उसको वो टारगेट कर रहा है। और ये मत भूलिए वो जो शिप्स जा रहे थे, जो एलएनजी का शिप था कटार का, जो सऊदी का फ्यूल टैंकर्स थे, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सप्लाई के लिए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके का मुझे लगता है बुलिंग स्कैम चल रहा है, जिसको अब जो ट्रम्प ने बात करी कि वो फेड अप हैं और ऑब्वियसली ही कॉल्ड देम अ स्कम, व्हिच इज़ आई डिस मतलब इनएप्रोप्रिएट टू कॉल अ नेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट शोज़ कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है इस टाइम और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को होस्टेज रखा जा रहा है। अभी हमारी मार्केट्स ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंडिंग पे बहुत बड़ा गिराव दिख रहा है। और ये वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, आप तो अर्थव्यवस्था के चैनल भी हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव संकेत है। और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पहले फियर्स थे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलैप्स हो जाएगा, वो कहीं न कहीं बिल्कुल ट्रू दिखते हुए कई हफ्तों से आ रहे हैं और अब ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब मुझे जो दिख रहा है दिस विल नॉट टर्न गुड फॉर ईरान, शायद और बम्बार्डमेंट जिसके ऊपर ट्रम्प बात कर रहे थे, जिससे नेट नेट किसी का फायदा नहीं होगा और डेवास्टेशन होगी। लेकिन ये भी बात सही है जो आपके पैनलिस्ट ने बोला, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी जी का जो इस टाइम फ्यूनरल प्रोसेस चल रहा है, उससे इमोशंस हाइलाइटेड हैं और कोई भी ऐसी आवाज़ जो पीस की बात करे, सीज़ फायर की बात करे, फॉरगिवनेस की बात करे, उसे एक ट्रेटर घोषित किया जाएगा। चरमपंथी, रूढ़िवादी लोगों की आवाज़ इस टाइम ईरान में ज़्यादा सुनी जा रही है। प्रेज़िडेंट भी अगर आप देखें उनके जो कल हमने जो यहाँ पे जब इनके अटैक्स हुए तो उसके बाद यूएस ने तकरीबन 80 टारगेट्स को हिट किया है कल रात को, जिसके अंदर कोस्टल रडार सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की गार्ड कोर्प्स की फास्ट अटैक बोट्स हैं, जो सबसे बड़ी न्यूसेंस है, उसकी तकरीबन 60 बोट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और री-सैंक्शंस लगाई। और साथ में अब नेटो के जो समिट अंकारा में हो रही है, प्रेसिडेंट ने उधर से क्लियरली एक संकेत दिया कि हम फेड अप हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब ऑलमोस्ट एक पेपर के जैसा दिख रहा है। नहीं, लेकिन इसकी इसमें कौन सा, रिटेलिएशन में आईआरजीसी ने दरअसल कल मैं अटैक्स भी किए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एमओयू में ये हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज धीरे धीरे करके ईरान खोलेगा, तो 3 जहाज जिस पर ईरान ने हमला किया उसको ओमान की तरफ से गुजरने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो चाह रहा है, ईरान ने कहा कि भाई इधर से गुजरिए, हम देख सकें क्या सही क्या जा रहा है, तो आप उस ईरान की बातों को अनदेखी करके वहाँ से क्यों गुजर रहे थे? मैं इस जड़ पे तो आता वही। हूँ, बस 1 सेकंड में कंप्लीट करना करना चाह रहा था कि कल जो अटैक ईरान ने वापस किए, फुल फ्लेजेड अटैक, जिसमें हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स और 13 होस्टाइल ड्रोन्स, जो बहरीन जिसमें यूएस की 5th नेवी फ्लीट है और कुवैत, उसके ऊपर काफी हैवी अटैक्स हुए हैं। और अभी जो हम्म, लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी शायद एक और वेव ऑफ ड्रोन अटैक आने वाला है और कुछ हद हम्म, तक दिख रहा है ऑलरेडी बहरीन और कुवैत के ऊपर दोबारा। तो वो हम्म, सिविलियन टारगेट्स को भी हिट कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम्म, वो बस आर्मी इंस्टॉलेशन को हिट करते हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन होगी और पूरी मिडल ईस्ट इकोनॉमी को शेक करने की पूरी ईरान की कोशिश है। आपकी जो बात दूसरी है, पहले से ही अमेरिका का एक क्लियर स्टैंड है कि ये एक नेचुरल वाटरवे है। इसके ऊपर आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते और आप ही के राउट से चीजें निकलेंगी, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये मत भूलिए कि पूरी दुनिया की 20% की जो ऑयल और एनर्जी का राउट यहाँ से जा रहा है, अगर सब देशों ने एक साथ ठान लिया कि वी आर सिक एंड फेड अप, तो ऐसे तो फिलीपींस और देश भी उसके ऊपर, चाइना बोलेंगे कि ठीक है, ईरान का जो तेल चाइना जा रहा है हम उस पे लगाएंगे टैरिफ, हमारे से पूछ के जाएगा, इंडिया भी कह सकता है। वैसे तो वर्ल्ड के पूरे नेचुरल वाटरवेज और जो राउट्स हैं वो सीज हो जाएंगे अगर आप इस पेंडोरा बॉक्स से जिनको निकालेंगे, तो ये तो कहीं रुकेगा ही नहीं। फिर तो बहुत सारे और नेचुरल वाटरवेज हैं जिसके ऊपर आप क्लेम लगाएंगे और ये करते रहेंगे। देखिए, ये नेचुरल वाटरवे है, मैरीटाइम लॉज का कुछ मतलब होता है कि हम लोग के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि चीजें फ्रीली मूव करेंगी। अब ईरान जो भी एक्शंस कर रहा है उसका इस वाटरवे को कंट्रोल करने का पूरी तरीके से कोई राइट नहीं है और यही यूएस का भी स्टैंड हमेशा से रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। और दूसरा एरिया जिसके ऊपर चोक पॉइंट है वो न्यूक्लियर, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ थोड़ा बहुत चीजें अंडर द वाटर मूव कर रही हैं। लेकिन अमेरिका का क्लियर स्टैंड है कि ये ईरान के हाथ में हरमूज, ईरान मतलब आईआरजीसी के हाथ में हरमूज नहीं हम छोड़ेंगे, और ये क्लियर संकेत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान वापस अपने उसी बुलिंग स्ट्रेट में आके अपने लोकल जो कंट्रीज हैं
वो आप देखिए कतर जो कि नहीं मीडिएटर नहीं है उस इसमें पे नहीं फायर नहीं कर इस रहा है, इसमें नहीं नहीं पाकिस्तान पे हम लोग करे। थोड़ा सा हम लोग अगर भटक ना इतनी जाएं, हिम्मत है ईरान क्योंकि में, नहीं कौल साहब अगर हम लोग भटक ना जाएं, क्योंकि इस पे मैं आऊंगा। तनेजा साहब से इस पे जवाब चाहूंगा। तनेजा साहब उस पूरे इलाके को काफ़ी वर्षों से जानते रहे हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछूं कि एमओयू के पॉइंट नंबर 5 जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात लिखी गई है, कहीं यहाँ नहीं लिखा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नेचुरल वाटरवेज है और इस पर ईरान का अधिकार नहीं होगा। उसमें साफ तौर से लिखा है कि ईरान और ओमान दोनों आपस में बातचीत करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बातचीत उठाएंगे। तो वो उस एमओयू के साइन करने के बाद आप कैसे ईरान से अपेक्षा रखते हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दखल हटा दो? पॉइंट नंबर 5 के 4 लाइन आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ईरान इस पर से अपना अधिकार हटा लेगा। जी हाँ, अधिकार हटाना एक बात होती है, लेकिन निगोशिएटर के ही वेसल्स पे अटैक करना एक दूसरी बात होती है। आप देखिए कतार की ही वेसल को उन्होंने उड़ा दिया। अगर इतनी हिम्मत है ईरान में, तो दूसरा निगोशिएटर जो पाकिस्तान लेफ्ट साइड बैठा है, उन पे अटैक करिए। और मुझे जो दिख रहा है अभी, जो यहाँ से व्हाइट हाउस के हमारे जो ट्वीट्स आ रहे हैं, कुछ अगर आप देखें कुछ, तो उसपे बिटवीन द लाइन्स ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट थिंग वी गोना आस्क पाकिस्तान टू, कि वो भी अपना वहां पे जो उसकी नेवी लगी हुई है, वो ईरान के आते हुए शिप्स के ऊपर चुंगी लगाए, टारगेट ओनली ईरानियन शिप्स। तो यही चलता रहा ठीक है, तो वो एक वापस कंप्लीट ब्लॉकेज हाँ की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने जो ब्लॉकेज हटाने शुरू किए थे, वापस से वो नाकेबंदी हम लगा सकते हैं। तनेजा साहब, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, चूंकि सारे मामले की जड़ वही है और अभी जो दोबारा से सीज फायर टूटने की बात की जा रही है उसके पीछे भी जड़ वही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से 3 जहाज गुजर रहे थे। ईरान का कहना है कि भाई आप को यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था, यह एमओयू का उल्लंघन है, हमने इसलिए उस पर हमला किया। पहली बात कि ईरान के इस दलील में कितना दम है, और दूसरी बात जो मैंने अभी कॉल साहब से पूछा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई जो प्रावधान एमओयू में आपने लिखे थे, उसमें तो कहीं ये था ही नहीं कि ये नेचुरल वाटरवेज है, इस पर ईरान अपना अधिकार हटा लेगा और आवाजाही सामान्य हो जाएगी। फिर ईरान को क्यों कटघरे पे खड़ा करना? नहीं नहीं लक्ष्मी जी, ज्यादातर जो शिप निकल रहे हैं वो तो ईरान की तरफ से निकल रहे हैं। कुछ जहाज जो है वो मात्र, अगर आप रेशो में जाते हैं तो लगभग जो है वो 70% जहाज तो वो ईरान के नजदीक से होके निकलते हैं। बिल्कुल। 30% जहाज है वो ओमान की तरफ से निकलते हैं। और ईरान और ओमान के अंदर जो है काफी लगातार बातचीत हो रही है। वो दोनों मिलके फ्यूचर में जो है वो चाहते हैं दोनों मिलके उस पर काम करें, चाहे वो टैरिफ लगाएं, टोलिंग लगाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव फी लगाएं, उस पर बातचीत हो रही है। देखिए, जो आईआरजीसी की बोट्स ने हमला किया खासतौर से कतारी एलएनजी टैंकर पे, और वो कतार जो ज्यादातर पैसा वही देने वाला है ईरान को, वो कतार जिसके बड़े अच्छे जो है संबंध है ईरान से। अब देखिए ना, पाकिस्तान इतना सफल नहीं हुआ था, आखिर में जो एमओयू साइन हुआ वो कतार की वजह से हुआ, क्योंकि उनके दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कोई बड़ा मुद्दा है या उसकी वजह से ये एस्केलेशन हो रहा है। ये एस्केलेशन की वजह, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, वो असली वजह ये है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप उसको इजरायली लॉबी बोलें या जो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान जो है इससे एमओयू कोई समझौते की जरूरत नहीं है, इनको हम बहुत नजदीक हैं और इनको फौजी रूप से या मिलिटरीली इनको फिक्स करना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो है ये बात सच है, ये अब उसको हम नकार के कुछ भी करें, लेकिन सच है कि जो आईआरजीसी या वो सारे लोग, में बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से आजकल चूंकि वहाँ फ्यूनरल का सब वो चल रहा है तो इमोशंस काफी हाई हैं, तो वो लोग भी हैं जो कहते हैं भाई अमेरिका जैसे कंट्री से आप कैसे एमओयू साइन कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी वहां पे हुआ है, एमओयू जो साइन हुआ है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो न्यूक्लियर का लेके आ रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि हमारी एमओयू में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप ये लिखित देंगे कि आप आणविक हथियार नहीं बनाएंगे, जिससे अमेरिका पूरे विश्व को कह सके कि भाई यही हमारा मुद्दा था, इसीलिए हमने हासिल किया था और इसमें हमारी जीत हो गई। और इसको लेकर के अब ईरान जो है वो हिचक रहा है, वो उस पर बात नहीं करना चाहता। आज भी जब हम ये शो कर रहे हैं, हकीकत ये है कि अमेरिका के नेगोशिएटर और ईरान के वो बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप साहब के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत दोनों की चल रही है, बातचीत विड्रॉ हुई है ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया। उन्होंने बयान में बोला भी कि नेगोशिएटर चाहे तो अपनी बातचीत करते रहे, लेकिन हमारा मानना है कि एमओयू नहीं रहेगा। ट्रंप का अपना स्टाइल है बातचीत करने का। नहीं, ये ट्रंप साहब का अपना एक स्टाइल होता है। जो नेगोशिएट कर रहे हैं उनके सन इन लॉ है और दूसरे उनके बिजनेस पार्टनर। ऐसा नहीं कि कोई वो वहां के फॉरेन सर्विस के लोग हैं।
इसका हाँ। अगर वो वहां बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है वो ट्रम्प साहब के अपने लोग हैं। और देखिए, मैंने जैसे कहा कि ट्रम्प साहब के बयान, जिस तरह की भाषा, वो एक तरफ होता है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो अंडरस्टैंडिंग ये आई कि वो आणविक जो असली मुद्दा है उस पर ईरान जो है दस्तखत करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बात बीच में आ रही है। और कुल मिलाकर के जो प्रो इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर है और जिसका नेतृत्व वो बैठ करके नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए ईरान के आगे। एमओयू जो है इसकी कोई वक़्त नहीं है और इसको ये जो है मतलब ये रद्दी का कागज है, इसको फेंकना चाहिए। ये इसको ट्रैक्शन मिल रहा है बात को काफी। उससे जो ट्रम्प साहब है काफी परेशान है। एक तरफ तो ईरान परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि ईरान का मत ये है कि अमेरिका युद्ध से निकलना चाहता है, और ईरान का ये मत हैगा कि ये उनके पास है, अगर जो है उनके पास जो है कैपेसिटी है कि वो एमओयू के बाद जो बातचीत है उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक ईरान को लगता है वो खींच सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनके पास स्टेमिना है। उनको लग रहा है अमेरिका के पास स्टेमिना नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, लोग छुट्टियों पे जाना शुरू करेंगे, सस्ता तेल चाहिए। अगर अमेरिका के करोड़ों लोग जब छुट्टियों पे निकलते हैं और उनको वो तेल की कीमत देनी पड़े जो देने की आदत नहीं है, तो वो तो ट्रम्प साहब को कोसेंगे। उनको ट्रम्प साहब जल्दी में है कि इसको जल्दी एक किनारे, और ईरान का ये कहना है हमें जरूरत होगी तो हम वेट कर सकते हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है। इसलिए ट्रम्प साहब परेशान है। इजरायली लॉबी का प्रेशर, ईरान का अपना तरीके से खेल खेलना, ईरान जो है वो अच्छा नेगोशिएटर साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान से जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स और नेगोशिएटर हैं। जो अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है, वो नेगोशिएटर नहीं है, वो डिप्लोमेट्स नहीं है। इसलिए जो काफी जो आपस में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला नहीं है, असली मुद्दा ये है। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प साहब इसमें क्या कर पाते हैं, क्या जो प्रो इजरायली लॉबी है और इजराइल की जो ताकतें हैं, क्या वो उनको एमओयू को लेके आगे बढ़ने देंगे, या फिलहाल ये हो जाए फिलहाल हमले करके देखो क्या ईरान मानता है या नहीं मानता, और उसके बाद देखिए क्या होता है। ट्रम्प साहब हैं, इस पे मत जाइए वो क्या बोलते हैं, उस पे जाइए वो करते क्या है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे तनेजा साहब ने कहा कि एक तो अमेरिका के ऊपर दबाव है कि भाई एमओयू जिस तरीके से किया आपने उस तरीके से होना नहीं चाहिए, और दूसरा इजराइल की लॉबी का बड़ा दबाव हो सकता है, और उधर ईरान की तरफ से दबाव ये है कि जो वहाँ पे इमोशन अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, राष्ट्रवादी इमोशन, तो हो सकता है कि उसका भी एक नतीजा हो कि किसी भी तरह के एग्रेशन को ज़्यादा ठोस तरीके से जवाब देना चाहता हो ईरान, चूंकि अभी माहौल वहाँ पर ऐसा है। लेकिन दोनों सवालों पे हमारे पास कॉल साहब हैं, उनसे भी जवाब लूंगा, और अब्बास रिजवी साहब के पास भी आऊँगा। फिर नरेश कौशिक साहब बताइए कहाँ पे मामला फंस रहा है। कॉल साहब, ये सही बात है क्या कि इजराइल की लॉबी इतनी ज़्यादा हावी है कि एमओयू को लागू करने के पक्ष में नहीं है? क्योंकि जब एमओयू हुआ था तब इजराइल ने जिस तरीके के बयान दिए थे, अपने आप को इससे अलग रखने की कोशिश की थी। और दूसरी बात ये कि तनिया साहब ने कहा कि ईरान के नेगोशिएटर हैं, वहाँ के डिप्लोमेट हैं, वहाँ के इन सब रणनीतिक चीज़ों को समझते हैं, और अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है? वहाँ के बिजनेसमैन आ रहे हैं, वहाँ के उनके अपने रिलेटिव आ रहे हैं। तो ये आखिर क्यों क्या माजरा क्या है? नमस्कार। देखिए, संक्षिप्त पहला में जो बोलिएगा, सवाल फिर आपने बाकी मेहमानों के पूछा, पास जाऊंगा। हाँ, जो आपने पहला सवाल पूछा कि जो उनके नेगोशिएटर्स आ रहे हैं, उसकी जो रूपरेखा है, वो प्रोफेशनल लोग लिख कर भेजते हैं, वो फेस हैं उनके। ये बिल्कुल बड़ी सही बात है कि वो एक प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स नहीं है, पर ये समझना कि वो अकेले उठ के वहां से प्लेन नहीं, में पहुंच आमने रहे हैं यहाँ सामने पे। बैठेंगे तो हर कुछ लिख करके तो नहीं होगा ना। आमने सामने जब करेक्ट, बैठेंगे लेकिन तो हर कुछ तो लिख के नहीं आता, आमने सामने बैठे हैं तो। हाँ। जी हाँ, यही स्टाइल पहले से है, और इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म ट्रम्प सरकार का यहाँ के दूसरे चैनल्स जैसे सीएनएन आप उठा लीजिए, एबीसी उठा लीजिए, जिस पे रोज़ होता है कि हम इतनी डेलिकेट सिचुएशन पे सीज़न्ड डिप्लोमैट 20-20, 30-30 साल के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स यहाँ पे हैं, वेटरन्स, उनको क्यों नहीं भेज रहे? और अभी रिसेंटली जो एक और मुद्दा उठ रहा है कि इनको इनसाइड ट्रेडिंग से 3 साढ़े $3 बिलियन का जो फ़ायदा हुआ, वो एक अलग ही अमेरिकन पॉलिटिक्स में मुद्दा उठ रहा है। लेकिन जो आपने आई थिंक जो पहले सवाल पूछा वो आपका कट रहा था। कैन यू रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट पॉइंट ही सुन पाया। हाँ, कि इजराइल लॉबी इतना ज्यादा हावी हो गई है कि करेक्ट। उस लॉबी के दबाव में अमेरिका या ट्रम्प इस एमओयू को पूरी तरह से लागू करने से बचना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहले तो जो मागा वोटर बैंक था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है, तकरीबन 75% ही सपोर्ट बचा है, और उसमें भी बड़ी आवाजें रिपब्लिकन पार्टी से उठ रही हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इसराइल की लड़ाई है।
और उसको वो अपने फ्रंट पे बिल्कुल नहीं बेच पा रहे। नंबर 2 जो इज़राइल लॉबी है, वो पहले से इस बात को बिलीव करती है कि इज़राइल को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए लेबनान पे, क्योंकि लेबनान एक लॉन्ग स्टैंडिंग नेल है, जो इज़राइल के शूज़ में हमेशा चुभता रहता है, और यही टाइम है कि इनको निप इन द बड जिसको बोला जाता है वो किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो कोर वोटर बैंक है मागा का, जिसने उनको जिताया है, जो मिड ईस्ट के फार्मर्स हैं, जो रेगुलर लोग हैं, जो स्टील मिल्स में काम करते थे, ये सब जो लोग हैं, जिनके पास अब जॉब्स के नंबर्स गिरते जा रहे हैं। अब हमारे जो एआई से डिसरप्शन आई है, उसके भी नंबर्स लैग्ड हैं, जो अब दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं दबाव ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा है, उसके कोर वोटर बैंक से, कि अपने घरेलू मुद्दों पे फोकस रखें और ये अननेसेसरी इज़राइल की वॉर में ना घुसें। लेकिन इज़राइली लॉबी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा कि इज़राइली लॉबी मागा वोटर बैंक को ओवरटर्न कर सके। तो मुझे जो दिख रहा है वो लड़ाई को जल्दी रोकने का बहुत बड़ा दबाव है, और इज़राइल को एक्चुअली बिलीव इट और नॉट, इज़राइल को कंट्रोल में लाने का भी बहुत बड़ा दबाव है, जिसके जिसके ऊपर एक्शन्स अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। लॉबी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, दरअसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक सर। शशांक सर, हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे, आप अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो एक लाइन में कि ये दोबारा से सीज फायर टूटने की नौबत क्यों आ गई। तो दो तरह की राय निकल कर सामने आई। एक राय ये कहती है कि ईरान के भीतर जो इस तरह का इमोशन, राष्ट्रवादी इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो नहीं चाहता कि हम अपनों को सरेंडर होता हुआ दिखें। दूसरी राय ये निकल कर आई कि अमेरिका के अंदर इजराइल लॉबी इतनी ज़्यादा हावी है कि वो नहीं चाहता कि एमओयू पर टिके रहिए, ईरान पर थोड़ा सा दबाव बना के रखिए। लेकिन ये आपको क्या लगता है, इस सीज फायर टूटने के कगार पर जो पहुंच चुका है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? मैं एक वजह और जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये निर्णय ट्रंप साहब ने नेटो मीटिंग में अनाउंस किया, तो वहाँ यूरोप के देश और खासकर यूक्रेन के नेता ये सब पहुंचे थे कि ट्रंप साहब को अब जो है यूरोप के मसलों में उलझाएंगे, क्योंकि नेटो का मेन पर्पस यूरोप का है। लेकिन ट्रंप साहब ने सबसे हटके ऐसा मसला उठा लिया कि वो यूरोप और यूक्रेन सख्ते में आ गए हैं, और ईरान के मसले पर उन्होंने हालांकि बहुत सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे नेगोशिएटर बात करना चाहते हैं तो करें जरूर, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जवाब चाहिए, मुझे हल चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर उनके अपने जो नेगोशिएटर हैं, उनके सन इन लॉ हैं, विटकॉफ हैं, तो अगर वो जाते हैं नेगोशिएट करते हैं तो कुछ डील लेकर आए। और जो पहले वो कहते थे कि ईरान के लोगों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर वो बात करना चाहते करते रहें, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है कुछ भी उनके ऊपर। तो मतलब ये है कि वो हालांकि बहुत ही उनका अपना स्ट्रॉन्ग उन्होंने रिएक्शन दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को कि इस समय वो स्ट्रेंथ दिखा के अपनी निगोशिएशन करना चाहेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर। उसमें अगर वो ईरान को हिला सकेंगे क्या न्यूक्लियर के मसले पे या लेबनान के मसले पर, तो ये हम सोचने की बात है, क्योंकि इजराइल चाहेगा कि कैसे लेबनान का मसला ट्रंप साहब ने नेगोशिएट कर लिया ईरान के साथ में, इजराइल को बताए बिना ये कहते हुए कि तो हमारा अपना आदमी है, इसको बात माननी ही होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इसके बीच में बिंदु हैं इस समय कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमको देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जो है ये अपने खाली टेम्पररी बेस को सपोर्ट करने के लिए, उनको अपने साथ में रखने के लिए कर रहे हैं, या ये लंबा अब खत्म हो गए, पूरी डील पूरे तरीके से खत्म हो गए। मुझे अभी भी उम्मीद है कि पूरे तरीके से डील खत्म नहीं हुई है, और ट्रंप साहब के ऊपर अपने इस तरह के पॉलिटिकल दबाव डोमेस्टिक जरूर रहेंगे कि भाई डील को खत्म नहीं करना है, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल आपसे पहले नरेंद्र रजा साहब यही बात कर रहे थे कि जो ट्रंप कह रहे हैं और करेंगे क्या, दोनों में देखना होगा, जो कह रहे हैं वही करेंगे या फिर करते कुछ और हैं। और नरेश कौशिक साहब, आपको भी लगता है कि जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं शशांक सर कि ये सीज फायर खत्म नहीं होगा, ये टेम्परेरी था, दोनों बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ हल निकालेंगे? देखिए, फुल स्केल लड़ाई की तो अब संभावना नहीं है, हालांकि इजराइल चाहता है। इजराइल इस युद्ध विराम के और इस एमओयू के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, और उसकी तरफ से दबाव हमेशा से रहा है कि हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल का कोई उद्देश्य इस लड़ाई से पूरा नहीं हुआ है, उसके हिसाब से लड़ाई चलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका इस लड़ाई को आगे
चलाने की स्थिति में नहीं है। वहां पर आर्थिक दबाव है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अमेरिका का जो मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका काफी नुकसान हुआ है, और कुछ तो ऐसे सिस्टम्स हैं जो 50% से ज्यादा खत्म हो गए हैं, जिनको पूरा करने में कई साल लगेंगे। और इस समय अमेरिका पर काफी दबाव है कि वो अब फिर से इस लड़ाई को फुल स्केल पे ना शुरू करे। दूसरी तरफ से ये है कि अमेरिका के अंदर इजराइल की लॉबी है महत्वपूर्ण, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। उसकी एक वजह यह है कि इजराइल का के प्रति समर्थन अमेरिका में अब धीरे धीरे घट रहा है। यहां तक कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके बेस पर जो भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था वो इजराइल के साथ रहता था, डेमोक्रेट भी रहते थे इजरायली लॉबी की वजह से, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी काफी समर्थन इजराइल का घट रहा है। और बहुत सारे मागा के जो समर्थक हैं वो भी इस मामले में, जैसा कि कौल साहब ने बताया भी, वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि ये लड़ाई चले। तो ये बात ईरान भी समझता है। और जो बात जो नरेंद्र जी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वाला मुद्दा, ये जरूर न्यूक्लियर वाला मुद्दा है, लेकिन इस समय ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि उसकी वजह से ना केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ना केवल उनके जो खाड़ी में जो उनके दोस्त हैं उनकी अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका नुकसान हो रहा है। और अमेरिका पर इसका दोष मढ़ा जा रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है इजराइल के कहने पर। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहना चाहिए, लेकिन ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लीवरेज नहीं छोड़ने देना चाहता। उसके अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वहां पर बहुत बड़ा जो उग्रवादी जो तबका है वो हावी है, वो बिल्कुल नहीं चाहता इसमें किसी तरह का, बावजूद इसके कि ईरान की अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि कल क्या आज ही ट्रंप ने जो सैंक्शंस का जो कंसेशन दिया था वो वापस ले लिया है। तो इसके बाद में ईरान के अंदर भी ये सोच होगा कि क्या हम अपने वजन से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रहे, कहीं ऐसा तो ना हो कि दुनिया में जो दूसरे जो रूट हैं तेल भेजने के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लोग नेग्लेक्ट करके और जगह जाने लगे, तो फिर वो लीवरेज कहां रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। बिल्कुल, ये कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मतलब इस पे जब भी चर्चा होती है अब्बास रिजवी साहब, कि ठीक है एक सीमा तक ही आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे बार्गेन कर सकते हैं, एक सीमा से ज्यादा जाएंगे तो उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है ईरान को। जी, देखिए लक्ष्मण जी, कितना डबल स्टैंडर्ड है दुनिया में, कितना विरोधाभास है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इजरायली लॉबी आके अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को जब इफेक्ट करती है, उसको बदलती है, तो उसको कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, अमेरिकन लॉबी है। लेकिन जब ईरान की जनता अपने राष्ट्रीय हित के लिए, अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए आके अपनी हुकूमत से कोई मुतालबा करती है, तो अफसोस की बात है कि उन्हें उग्रवादी कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है। इसी डबल स्टैंडर्ड की तरफ मैं इशारा करूंगा। कौल साहब ने कहा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मैरीन लॉ, ये अमेरिका से बैठ के कोई अमेरिकन अगर ये कहे कि इंटरनेशनल लॉ की बात है, वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया, क्यूबा पे जो ब्लॉकेट लगाया गया, ईरान के ऊपर जो 28 फरवरी को हमला किया गया, वो सब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हुआ था। किसी मुल्क के स्टेट ऑफ हर्ट को मार देना, कत्ल कर देना, उसके बाद आके दुहाई देना इंटरनेशनल लॉ की, कितनी बेशर्मी की बात है। वाकई बुलिंग की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बुलिंग से परेशान किया है अमेरिका ने, टैरिफ लगाया, किस तरीके से दूसरे मुल्कों पे कब्जा किया, लाखों लोगों की जान चलेगी, उसके बाद बुलिंग की दुहाई दी जा रही है। डबल स्टैंडर्ड का वाकई इससे ज्यादा कहीं पे भी जो है मुजाहरा नहीं हो सकता है। जहां तक की बात है ईरान के अंदर वो शक्ति है, मिलिट्री शक्ति हो, चाहे डिप्लोमेटिक की शक्ति हो, चाहे उसकी आवाम की। ईरान की आवाम पूरी तरीके से अपनी हुकूमत के साथ है। बस उनका मुतालबा यह है कि ट्रंप जैसे एग्रेसर्स को जो है सजा मिलनी चाहिए,
उनकी दोबारा ये हिम्मत ना हो कि किसी भी मुल्क के ऊपर, ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, लीबिया के ऊपर आके वो इस तरह से नरसंहार कर सके। आप देखिए ट्रंप की क्या रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग, और आयतुल्लाह खामनेई की क्या पॉपुलर रेटिंग थी, जिस तरह से उनके फ्यूनरल में लोग शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो राष्ट्रीय सम्मान की बात है ईरान की साइड से, कि हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे सुप्रीम लीडर को मार दें और उसके बाद बार-बार आके प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए से हमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ईरान का कब्ज़ा रहेगा, ये पूरी तरह से ईरान का क्लियर स्टैंड है, चाहे वो डिप्लोमेसी के मैदान में हो, चाहे वो मिलिट्री मैदान में हो। ईरान कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अपना कब्ज़ा नहीं तोड़ेंगे, और पूरी दुनिया इसके लिए मानसिक तौर से आमादा हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। सिर्फ इज़राइल और अमेरिका के अंदर ये थोड़ा-सा अभी तक ये रस्सी चल गई, बल नहीं गया वाली बात है। उनको ये बात हज़म नहीं हो रही है कि ईरान का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, इसीलिए पूरी देखिए 4 महीने के बाद घूम फिरा के बात वहीं आ गई। क्या 4 महीने पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद था? जैसे कि तनेजा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। 4 महीने पहले जब हमला किया गया तो क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद था? उस वक़्त क्यों हमला किया गया? उस वक़्त क्यों आके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया? तो यहाँ पे ये बात उठती है कि इंटरनेशनल लॉ, किसी मुल्क के बुली करने की बात है, ये सब बात सेकेंडरी है। सिंपल बात ये है कि ईरान, इज़राइल और धीरज कौल यूएस ये साहब, चाहते हैं ईरान को दबाव में लेके अपनी बात मनवा ले। ईरान अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम कहीं भी झुकेंगे नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और सैंक्शंस लगाना है, सैंक्शंस तो 40 साल से लगे ही हुए थे, सैंक्शंस को रिन्यू करना कोई नई बात नहीं है। और मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी जो है पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब एक नया दौर आया है इस जंग के बाद। ईरान एक बड़ी शक्ति की तरह दौर उभर के आया है सामने, और जिस तरह से मुख्तलिफ देशों के डेलीगेशन से शिरकत करी है फ्यूनरल के प्रोसेस के अंदर, उससे भी काफी फ्रस्ट्रेट होंगे। इतना ज्यादा प्रेशर बनाया ट्रंप ने और अमेरिका ने कि ना जाए लोग ईरान के फ्यूनरल के प्रोग्राम में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग शिरकत करी, डेलीगेशंस आए, इस वजह से भी काफी फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है कि सारा जो मामला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का भी नहीं है, ये न्यूक्लियर का भी मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं साख की लड़ाई हो गई है। ईरान अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहा है, अपने नेशनल हित के लिए लड़ रहा है, इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, और अमेरिका अपना जो बुलिंग का कल्चर है, दूसरे मुल्कों पे जाके कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज को छीन लेना, कत्लेआम करना, लोगों को मारना, वो अपनी जो इमेज उसकी खराब हुई है इस जंग के बाद, वो चाहता है दोबारा इस इमेज को बनाए कि हम दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं। धीरज हम कौल जो साहब, चाहेंगे वो कुछ होगा, जवाब और देंगे? ईरान ठीक है, अपने को ठीक है। अब्बास रिजवी से आपकी बात पूरी हो गई। जब धीरज कौल साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं शशांक सर के पास जाऊंगा। देखिए, आपके पैनलिस्ट अब्बास जी एकदम फ्लो में बोल रहे थे, और मैंने आपके सभी पैनलिस्ट की बात सुनी। आई अंडरस्टूड एग्जैक्टली। वो नरेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, शशांक जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, लेकिन मैं बार-बार, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारे ईरान के फ्रेंड इधर बैठे हैं, ये क्या बार-बार भूल जाते हैं कि भाई अक्टूबर 7 को 1200 लोगों को क्रॉस बॉर्डर, जो फेस्टिवल टॉलरेट सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रॉस करके मार दिया गया। 271 लोगों को अबडक्ट कर दिया गया, और ईरान को ये ऐसा इनोसेंट प्रिडिक्ट करते हैं वर्ल्ड में। दिस इज मैं वॉर जिस दिशा में जाए, लेकिन प्रोपोगेंडा वॉर पे तो ईरान ने अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है, पूरे वेस्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक विक्टिम दिखाते हैं। जो भी इनके टेंटिकल्स हैं, ये हमास हो गए, हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, इन्होंने कितने टेरर इन्फ्लिक्ट किए हैं। कितने निर्दोष देश, जिनका दूर दूर तक इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जनता के ऊपर कितने कितने फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हुए हैं, ऑयल और गैस। भारत का क्या कसूर था इस लड़ाई को लेकर? भारत की इनफ्लो, आपने क्यों टैंकर्स बंद किए? आपको किसने हक दिया था श्रीलंका के टैंकर्स बंद करने के लिए, जो ऑयल जा रहा था, या जापान के, या साउथ कोरिया के, या दूसरे देशों के? वो तो फिर भी विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आपने जमीन में घुसा दी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और जो 40,000 लोग, ये अपने आवाम की बात करते हैं, जो 40,000 लोगों को इन्होंने मार दिया, और पिछले 2 दशकों में कितनी एट्रोसिटीज की हैं, कहां पे ये टेरर सप्लाई करते हैं, फंड करते हैं, क्या हम इसके बारे में नहीं जानते? ईरान का स्टांस कश्मीर पे क्या रहा है, क्या हम इसके बारे में नहीं जानते? ईरान भारत को अपना मित्र बोलता है, भारत के टैंकर्स के ऊपर अटैक किया, और ये जो वहां ईरानियन आपके फ्रेंड बैठ के हंस रहे हैं, भारत के जो इंटरेस्ट इस पे इंप्लीकेट हुए हैं, क्या उसके ऊपर इन्होंने कभी बोला? कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जब रिलीजियस फैनेटिज्म आता है, तो सब चीज एक साइड हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं पर्सनली इसको कंडोन करता हूँ। एक रिलीजियस लीडर को कैसे बम्बार्डमेंट में मारे गए, और जो इनोसेंट बच्चे वहां मारे गए, वो बहुत शर्मनाक पेज है अमेरिकन हिस्ट्री में, और हमेशा याद रहेगा। जो फिलिस्तीन में बम्बार्डमेंट में इनोसेंट लोग मारे गए, वो भी एक बहुत बड़ा शर्मनाक। और ये मत भूलिए, ईरान में आपने कितने प्रोटेस्ट देखे?
अमेरिका में देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए, जो इनोसेंट लोग मरे उसके खिलाफ। कैलिफोर्निया में मैं बैठा हूँ, बहुत बड़ी जनता ने ओपनली बात करी, और हम 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वैल्यूज हैं, यहाँ पे लोग खुल के बात करते हैं। ईरान में क्या स्थिति है आप बोल सकते हैं? आपको IRGC कल डाल, ये हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। आप आसपास के क्या-क्या एट्रोसिटीज हुई हैं, आप बात ही सब ऐसी कर ओपन रहे है। हैं आप, बात ही ऐसी कर रहे ईरान हैं, से हंसने वाली आप बात कर रहे हैं ईरानियन आप। हैं, आप देखिए आप ईरानियन हैं, अब्बास लेकिन रिजवी आप साहब, अकेले ईरानियन नहीं हैं। अब्बास रिजवी साहब, आप अकेले ईरानियन नहीं है। आपकी जो प्रोपेगेंडा मैंने 10 मिनट बेफ्लो का सुना, एक टेरर रिजीम को कैसे आप इनोसेंट विक्टिम दिखाते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है, और डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे आपके जैसे लोग आके ये क्लेम ठीक करते है, ऐसा हैं। करते एक हैं हम आदमी लोग। जो धीरज कौल झारखंड साहब, में बैठा है, वो धीरज कौल तेल साहब की ऐसा कीमत करते हैं क्यों कि एक्स्ट्रा दे रहा है? आप धीरज मुझे कौल जवाब साहब, दीजिए। हाँ एक बिल्कुल, आदमी धीरज जो कौल साहब, कलकत्ता आपने जो में मुद्दा बैठा है, उठाया उसका उसका इस लड़ाई से जवाब क्या मैं मतलब? लूंगा। धीरज कौल साहब, जो आपने मुद्दा उठाया उसका जवाब लूंगा, लेकिन हमें तुरंत एक लीजिए, ब्रेक आप पे जाना इनसे होगा। जवाब जरूर ब्रेक पे लीजिएगा। लौटेंगे तो आप ये इनसे जरूर जवाब ब्रेक, हाँ लीजिए। बिल्कुल जवाब लेंगे। ब्रेक चर्चा करें क्या ईरान और US के बीच जो समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। एक बार फिर से हमला की स्थिति बन चुकी है, और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि हम वापस से नाकेबंदी कर देंगे, और सब हमले की जड़ फिलहाल तात्कालिक वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। ठीक है, इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप है, ईरान की अपनी दलीलें हैं, अमेरिका की अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिस रही है पूरी दुनिया, जिसमें से भारत भी शामिल है, और वो सब की वजह है कच्चा तेल। मैं एक सवाल एम्बेसडर शशांक आपसे पूछूंगा, फिर तनेजा साहब आपके पास भी आऊँगा, कि इस हालात से निपटने के लिए भारत या फिर भारत जैसे देशों को अब एक तरीका स्थायी ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति हमेशा के लिए बनी रहे, यानी सब कुछ समान हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या पूरे खाड़ी के क्षेत्र में, और इसकी संभावना कितनी है? अगर नहीं तो हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? एम्बेसडर शशांक, पहले आप। जी, जो आज का अभी डिस्कशन चला है उसी से कुछ ऐसा संकेत मिलने लगा है कि भारत जैसे देशों को अब ऑल्टरनेटिव तरीकों को सोचना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और मुझे कोई शक नहीं है कि जो खाड़ी के और देश भी हैं, वो भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिव एग्जिट रूट्स निकाल सकें अपने तेल को विश्व के बाजार में बेचने के लिए। लेकिन भारत को ध्यान रखना होगा कि इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए, और क्योंकि हमारी जनता का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ है, तो हम उनको इस तरीके से किसी दूसरे देशों के आपस में लड़ाई के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता का जो हमारे प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया है उसको आगे बढ़ाना होगा। और दूसरा ये कि जब तक हम अपने रिसोर्सेज को निकालते हैं, तब तक कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से और अल्टरनेटिव रूट से हमारे पास जो है ये ऑयल और गैस के रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जैसे ही गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो बहुत आसान रूट मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन वो मुझे लगता ये है कि अब थोड़ा सा आसानी की जगह जाने की जगह हमको ध्यान ये रखना है कि कब तक इस तरह की जो है दिक्कतें आती रहेंगी हमारे देश में, और उसके लिए सोचना। नरेश तनेजा जी आई थिंक मेरे ख्याल बेस्ट रहेंगे इसके बारे में समझाने के लिए। नरेंद्र तनेजा साहब, आप ही पे टॉस कर दिया शशांक सर ने। नहीं, जैसा कि शशांक जी ने बताया, देखिए भारत के आगे तो बड़ा स्पष्ट है। अब जिस तरह का जो वहां पे नया मिडिल ईस्ट या नया वेस्ट एशिया उभर के आ रहा है, एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि आने वाले लंबे समय तक जिस तरह के हमने वहां पे जो है एक तरीके की अस्थिरता देखी है, वो और बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होगी। नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, नया एनर्जी आर्किटेक्चर बनेगा। अमेरिका वहां से लगभग कमजोर हो चुका है। नई ताकतें वहां जो आना चाहती हैं वो इतनी आसानी से नहीं। वो जिसको आगे इतिहास में देखे, जो सेंट्रल एशिया का जो ग्रेट गेम था, वो ग्रेट गेम जो है आपको मिडिल ईस्ट में आने वाले 20 साल में दिखने वाला है। और भारत को भी अपनी भूमिका में ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम नकार के वहां से निकल रहे हैं। लेकिन जो हॉर्मुज में हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है? अगर ये MOU मान लिया पीस अकॉर्ड में बदल भी जाता है, और ईरान तो बड़ी ताकत के रूप में निकलेगा, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। जो ये ग्रेट पावर के रूप में उस इलाके के अंदर, जैसे इजराइल ग्रेट पावर है और ईरान भी बनेगा। और मेरा अपना एनालिसिस ये है कि लाख कोशिश कर ले अमेरिका, आने वाले हो सकता है समय लग जाए, लेकिन ईरान को भी समझ में आ गया है आणविक हथियार अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका भविष्य जो है वो हमेशा जो है वो खतरे में रहेगा। जब नॉर्थ कोरिया जैसे देश एटॉमिक वेपन्स बना सकते हैं और पाकिस्तान जैसे बिल्कुल जिनकी इकोनॉमी है ही नहीं वो बना सकते हैं, तो ईरान में जो है वो मुझे नहीं लगता है कि एक सीमा से आगे अमेरिका उनको रोक पाएगा।
और इसलिए ग्रेटर ईरान जो है उसका उदय होगा, अच्छा बुरा होगा, वो एक अलग बहस हो जाती है। लेकिन जो हॉर्मुज में हो रहा है, ये तो बात स्पष्ट है। ईरान ने भारत को कहा है वो वहां उसको टोलिंग नहीं करेगा। चाइना ने दबाव डाला है कि इस पर टोलिंग नहीं होनी चाहिए, और तमाम देशों की वो एक टोलिंग नहीं, और ईरान कह रहा है हम टोलिंग नहीं करेंगे, हम हो सकता है नजर रखेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से। खैर वो भी, लेकिन स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है, क्या गारंटी है क्या 4 साल बाद हॉर्मुज 2.0 ना हो जाए, या 10 साल बाद हॉर्मुज 2.3 ना हो जाए? भारत जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस से चलती है, और हमारी निर्भरता आने वाले समय में तेल पे बढ़ रही है। हम आज की तारीख में 58 लाख बैरल प्रतिदिन हम हमारी खपत है, और आने वाले समय में ये 80 लाख होने वाली है। 80 लाख, अगर आपकी अर्थव्यवस्था 6 से 7% बढ़ती है, रिन्यूएबल बढ़ेगा लेकिन तेल पर निर्भरता कम नहीं। तो अगर हॉर्मुज 2 होता है, या हॉर्मुज 3.2 होता है, हॉर्मुज 4.4 होता है, आने वाले 10 साल के अंदर हमारे पास क्या विकल्प है? इसलिए भारत को तो सबक मिल चुका है कि आप चाहे कल को वहां समझौता हो भी जाता है, पर हमको अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पे कम करनी पड़ेगी। सऊदी अरब को जो है अपनी निर्भरता स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खत्म करनी पड़ेगी। यूएई से नई पाइपलाइन बनाएं या जो भी करें, इराक को भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि भारत उनका बड़ा खरीदार बना रहे। अगर ऐसा वो नहीं चाहते तो भारत जो है उसके पास तमाम विकल्प हैं। एक चीज अच्छी हुई है 28 फरवरी से, कि भारत जो पहले दूर दराज के देशों से इतना तेल नहीं लेता था, आज हम ले रहे हैं। पिछले जो 3 महीने के अंदर हमारा ज्यादातर तेल जो है वो खाड़ी के देशों से नहीं आया, वो अन्य देशों से, अन्य ज्योग्राफी से आया है। तो हमसे उनसे लेकिन एक उसे कीमत बहुत चुकानी पड़ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी समस्या यह है कि उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा है, इंश्योरेंस की ज्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ और नहीं होगा। सप्लाई इसलिए भारत ने कर लिया है कि जो भारत पहले 4 पैर पे खड़ा होता था, आज भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो नया बन रहा है, उसमें यह है कि आज हम 43 देशों से तेल मंगा रहे हैं, अर्थात हमारी एनर्जी सिक्योरिटी 43 पैरों पे खड़ी होगी। इसी तरह भारत काम कर रहा है, जो मुझे लगता है काफी अच्छी सोच है। नरेश कौशिक साहब, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूं कि जैसे कि ईरान का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही अगर आऊं तो भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, ईरान के साथ भी संबंध बिगड़े नहीं हैं, संबंध अच्छे ही हैं। तो क्या आगे चलकर ये हो सकता है कि ठीक है बाकी दुनिया से लड़ाई जैसे तैसे चलती रहे, लेकिन कम से कम ओमान जैसे देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस हिस्से से हमें तेल की सप्लाई वापस से सुचारू तरीके से हो सके, सस्ते दामों पर हो सके, इसका फायदा मिल सकता है क्या? ये बात तो सही है कि भारत को विकल्प तलाशने होंगे और रिन्यूअल्स पर और ज्यादा जोर देना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत मिडिल ईस्ट या जिसको वेस्ट एशिया हम कहते हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भारत ने ये जानबूझ के ही किया है कि ईरान के साथ संबंध भारत ने बिगाड़े नहीं हैं। ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन दूसरे साथ साथ जो यूएई के साथ जो भारत के जो संबंध इससे भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, उसके पीछे भी वही सोच है कि हमें विकल्प तलाशने हैं। यानी यूएई में जो एक अलग एक पाइपलाइन बना रहा है जिसमें उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर ना रहना पड़े, ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो ईरान को भी ये समझना होगा कि अगर उसने इस पर बार बार इस तरह से अड़ंगा लगाया तो फिर ईरान को भी अपना तेल बेचना मुश्किल होगा। तो ये भी ईरान को भी ये सोचना होगा, और मुझे ऐसा लगता है ईरान कोई बेवकूफ देश नहीं है। वहां भी इस बारे में सोच है, इस बारे में वहां भी बातचीत हो रही है कि हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थोड़ा रोक रहा हूं बीच में क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, हमें बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है। रिजवी साहब, दो चीजें हैं कि ईरान भी एक सीमा से आगे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको कैसे आप देख रहे हैं? जी, देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है, ईरान जो है हथियार के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है। प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो यूएस की तरफ से हो रही है। यूएस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसी स्ट्रेटेजिक जगह पे ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि यूएस ये चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका कंट्रोल रहे, उसके मुताबिक लोग तेल खरीदें, उसके मुताबिक लोग
जो है दुनिया की पॉलिसी बनाए। तो इस वक्त यूरोप से लेके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, पूरी दुनिया तैयार है ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने की। यहाँ बात हुई कि क्यों ईरान ने ये इंडिया के जहाज रोके हैं। सबसे ज्यादा चाइना के बाद अगर किसी के जहाज निकले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जंग के दौरान भी जब निकले हैं तो वो इंडिया के जहाज हैं। ईरान पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, पूरी दुनिया ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है। लेकिन यूएस चाहता है कि अपनी दादागिरी, अपनी पुलिसमैनशिप, अपनी गुंडागर्दी के जरिए से इस पूरे रीजन को जो है वो उलझाए रखे और ये इमेज बनाए दुनिया में कि इस पे दरअसल इस पे हम लोग यूएस का जवाब लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे दरअसल यूएस का जवाब लेते हैं। हमारे साथ धीरज कौल साहब हैं, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो चुका। कौल साहब मैं आपका जवाब ले नहीं पा रहा हूँ। अगले शो में जब हम लोग अब बैठेंगे तो फिर इस पर लंबी चर्चा करेंगे, क्यों आखिर कच्चे तेल पे पूरी तरह से कंट्रोल अमेरिका चाहता है, ऐसा क्यों परसेप्शन बनता जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे किसी और शो में। लेकिन फिलहाल शो का समय यहीं खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह से आवाज। नमस्कार।